हेलो एवरीवन। हम लोग करंट अफेयर्स बीपीएससी का कवर करेंगे एकदम डिटेल में। 12 पार्ट में कंप्लीट करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो एक दो एक्स्ट्रा वीडियो जाएगा। ये बस डेमो वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा किस वे में, किस पैटर्न में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी न्यूज़ में है, जो रिलेटेड है या जो कोई प्लेस है, जैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है मतलब पुराने ट्रेंड के अनुसार, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है ना। मतलब पूरे डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और ये बस ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखना है, डाउनलोड करके ऑडियो फॉर्म में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो सुन के कंप्लीट कर सकते हैं अपना करंट अफेयर्स। जैसे आलू छिल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कहीं बोलता नहीं है बाथरूम गए हुए हैं, तो करंट अफेयर्स कान में लगा लीजिए ब्लूटूथ से या कोई भी ईयरफोन से, सुनते रहिए, कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स बोलता नहीं है एक दिन पहले करने वाला चीज़ नहीं है, तो नहीं हो पाता है। हालांकि लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्लीट करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन फ़िलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर TCS हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये बोल नहीं सकते। बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं पूछता तो नहीं इम्पॉर्टेंट होता। ठीक है ना। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे नीदरलैंड बेनेक्स का पार्ट है। बेनेक्स बोले तो BENEX, इसको 3 भाग में बांट दीजिए। बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और एक्स से लग्जमबर्ग। ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम का कंप्रीहेंसिव कवर हो सके। ठीक है ना। बीपीएससी में आजकल बोलता नहीं है अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 11 पढ़िए, 11 पढ़ रहे हैं तो 12 पढ़िए, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कवर फैक्ट कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग जो भी एक्स्ट्रा या इम्पोर्टेंट टर्म्स आएगा उसको बीच बीच में कवर करते चलेंगे। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, चलते हैं। तो बी से बेल्जियम, बेनेक्स कंट्री है, तो बेनेक्स कंट्री में बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एक्स से लग्जमबर्ग। नीदरलैंड का इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक हैग शहर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ टोटल 15 जज है। ठीक है ना। कितने जज है? 15 जज है। उसमें से एक जज का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 9 साल होता है। और अभी इंडिया से कौन थे? दलवीर भंडारी। 2012 में इनका वहाँ पे ये अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है। बेल्जियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो उसका कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, तो नाटो का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है, जिसको लेके अभी बोलता नहीं उठापटक हुआ हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच। जो वॉर हो रहा है, जो नाटो बीच में टांग लड़ा रहा था, मतलब जो है इर्द गिर्द नाटो के ही घूम रहा था ये पूरा वॉर। तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। अखाड़ा मतलब बोलता नहीं है जिसको कंट्रोल कर दिया तो आप उस एरिया को कंट्रोल कर लिया। जैसे इंडिया का अखाड़ा किसको कहा जाता था? पानीपत। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। तो क्वेश्चन को आपको एनालाइज करते रहना होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस डेप्थ तक जाए और बस कहाँ पर रुक जाए। ऐसा नहीं है कि पीएचडी करना है सारे टॉपिक में। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल जल्दी कवर करेंगे, जो लिखा हुआ है तो दिख ही रहा है। ठीक है। और लग्जमबर्ग के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात, तो वहाँ कॉमन पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन का, लग्जमबर्ग में। ठीक है ना। तो ये सब एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देश के बारे में जानते रहिए। तो इंटरनेशनल अगर ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया तो वो नहीं छूटेगा। दूसरा क्वेश्चन, विच डिक्शनरी हैज़ बिन क्रिएटेड बाय रेख्ता फाउंडेशन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रेख्ता डिक्शनरी रेख्ता फाउंडेशन बनाया होगा। इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन में दिख रहा है तब आपको लग रहा है कि इजी है। वहाँ पूछ देगा रेख्ता फाउंडेशन ने रेख्ता डिक्शनरी किसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है? इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ तेलुगु, संस्कृत, उर्दू। तो उसमें आपको पता होना चाहिए फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू। ठीक है। और उर्दू हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है, जो शेड्यूल 8 है, मतलब 11 जो शेड्यूल है उसमें से शेड्यूल 8 है अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। उसमें से उर्दू भी आता है, हिंदी आता है, डोगो, बोगरी, नेपाली, संथाली, बहुत लैंग्वेज आता है। अब 2200 याद रखे ना रखे कोई मतलब नहीं है। 3 लैंग्वेज नहीं आता है जिसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में नहीं पूछा है, एक बार एमपीपीएससी में पूछा था कि राजस्थानी, इंग्लिश और आपका भोजपुरी, ये नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है ना। 22 शेड्यूल लैंग्वेज में इनका स्थान नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आप स्लो फास्ट करके अपना देख लीजिए। WHO हैज़ नेम द 2 वेरिएंट B1.617.1 और .2
ऑफ द फर्स्ट कोरोना वायरस डिटेक्टेड इन इंडिया। कापा और डेल्टा। सी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई लैंग्वेज का क्लास नहीं है, करेंट अफेयर्स का क्लास है। तो किसी चीज़ में लिखा हुआ है, बस आप चीज़ों को देखिए, बस नाम याद रहना है, एग्ज़ाम में टिक लग जाना है, 4 ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन हमको मिल जाना है, ठीक है। तो कापा और डेल्टा, तो अगर दोनों दे दिया, हालांकि दोनों देगा तो 2 ऑप्शन है तो दोनों ही देना चाहिए, तो यहाँ पे कापा और डेल्टा हो जाएगा इसका सही आंसर। जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है उसमें ज़बरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं, जहाँ पे होगा वहाँ पे दे देंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट विथ विच कंट्री। तो इसका आंसर है विथ विच कंट्री, जापान। तो जापान के साथ यूनियन कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है फॉर अर्बन डेवलपमेंट। सी यहाँ पे एक वर्ड है कैबिनेट। कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। क्यों ऐड किया गया था? ताकि इमरजेंसी का मिसयूज़ ना हो। किस इमरजेंसी का मिसयूज़ ना हो? नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज़ ना हो। कौन से आर्टिकल में आता है? 352 में आता है। आपको पता होगा, जस्ट फास्ट ट्रैक पे हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ भी रिवाइज कर लेंगे। बोलता नहीं है एक चीज़ को 10,000 बार प्रैक्टिस करो तो वो बोलता नहीं है, वो रिफ्लेक्स में आ जाता है, आप सोचते भी नहीं है, वो सही हो जाता है। तो वही वाला बात है। और जापान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं जापान के बारे में। जापान से 66 में क्वेश्चन पूछा था कि 3 यहाँ पे इसमें आइलैंड है मेजर, तो ऐसे तो 3900 आइलैंड का ग्रुप है जापान आर्कियोपियागो है ना, आर्किपियागो कहते हैं ना ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो वोल्केनिक आइलैंड होता है समुद्र में, उसको आर्किपियागो कहते हैं। तो टोटल आइलैंड का संख्या है 3900, ठीक है ना। उसमें से 3 बहुत बड़ा आइलैंड है, और मेन आइलैंड पूछा था कि सबसे बिगेस्ट आइलैंड कौन है, 66 का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर हो जाएगा ये हॉन्शू, ठीक है। हॉन्शू सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, यहाँ पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, वो भी इसी हॉन्शू पे है, ठीक है ना। और ब्यूटीफुल इसका जो शहर है वो क्योटो है जापान का। थोड़ा मोड़ा इंटरनेशनल बोलता नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो जाएगा कुछ कुछ, अगर उस कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छा है। जैसे कि हम अभी पढ़े यहाँ पे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्ट कोऑपरेशन साइन हुआ है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और जो इसके आइलैंड वगैरह के बारे में जान रहे हैं हम लोग, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। तो आप किस सब्जेक्ट को कब पढ़ रहे हैं पता नहीं, इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए, मिला के पढ़िए, जब जो यूज आ जाए, बोलता नहीं सारा अस्त्र रखिए, जब जो ज़रूरत आए निकाल लीजिए। तो सबसे बड़ा तो हॉन्शू हो गया, तो सेकंड बिगेस्ट होकाइडो होता है, ठीक है ना। होकाइडो सेकंड बिगेस्ट आइलैंड है जापान का। उसके बाद जापान के बारे में तो बहुत चीज़ें, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा गिरा था, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिरा था, और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे क्या गिरा था, फैट बॉय गिरा था। लिटिल बॉय यूरेनियम का बना हुआ था, फैट बॉय प्लूटोनियम का बना हुआ था। तो बहुत सारा फैक्ट है, हम लोग उसी को कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट, नहीं 5वां क्वेश्चन ना, द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया पास्ट अवे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए भी है कि ये हमारे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह से पूछ सकता है। हमारे जो लास्ट मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो मतलब उनका निधन हो गया तुरंत ही। उनका नाम क्या है? तो टी.एम. कल्याणन गौडर। इनके नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्या? जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ही प्रेजेंट करने के लिए बना था, ठीक है ना। बनाया कौन था आप जानते हैं। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था? तो अंडर द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो अभी 8 मई को एग्ज़ाम हुआ है, 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया, उसमें भी क्वेश्चन था सीक्वेंस में सजाने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछते रहता है, और डेट वगैरह फैक्ट वगैरह पूछ लेता है, तो थोड़ा याद रख लेते हैं। क्या एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा ही कर लेंगे। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन क्या गया था कब? नवंबर 1946 में। ये पूरा बॉडी बन गया था, हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो बॉडी बन गया था नवंबर 1946 में। जो पहला मीटिंग हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, हम लोग 5वां क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो जो
पहला मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डेट याद नहीं रखना है, बस रेफरेंस याद रखिए कि कभी आ गया एग्ज़ाम में भूले भटके तो आपको आसपास का मतलब कुछ सिनेरियो याद रहना चाहिए जिससे आप आंसर तक पहुंच जाए। और जो प्रेसिडेंट बने थे पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वैसे भी अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा, सजानंद सरस्वती सबसे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, मतलब प्रीलिम्स में भी और मेंस। सजानंद सरस्वती से तो 3 बार मेंस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो इंटरिम बोलता नहीं है, इंटरिम प्रेसिडेंट थे। इंटरिम मतलब जब ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में, इससे भी 2 क्वेश्चन आया था बीपीएससी 67 पे, जो पेपर लीक हो गया उसकी बात कर रहे हैं। उसमें आया था इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन आया था। इंटरिम मतलब ट्रांजिशन फेज, जैसे ब्रिटिश से इंडियन गवर्नमेंट को हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो बीच का फेज क्या हुआ, इंटरिम फेज हुआ, तो वो कौन सा गवर्नमेंट कहलाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो दूसरा मीटिंग हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जब परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे, बिहार से ही हैं। ठीक है। उसके बाद जो टोटल सेशन कितना हुआ था, तो इसका 11 सेशन हुआ था। पहला सेशन जो कंप्लीट सेशन जिसमें बोलता नहीं है वार्तालाप हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। टोटल 11 सेशन हुआ था, जिसमें 11th सेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, आज़ादी के बाद। नहीं, आज़ादी तो 47 में ही मिल गया था, जिसको कंक्लूडिंग मतलब समारोह, मतलब समापन सेशन भी कह सकते हैं, कंक्लूडिंग सेशन। ऑफिशियल कॉपी पे, जो हमारा ऑफिशियल कॉपी था, उस पर कितने मेंबर साइन किए थे, तो 284 मेंबर साइन किए थे। ठीक है। अब बोलिएगा ये सब क्या डाटा है, बोला आता है भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन ब्लाइंड टू स्केल। अब अंधा को देख के सी जिनपिंग नहीं मार दीजिएगा। फर्स्ट एशियन ब्लाइंड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, हमारे अगल बगल का न्यूज़ है। तो चाइना का जैंग होंग, यूनिक नाम रखता है ये लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल है, लेकिन जस्ट याद रखिए नाम है, इसमें ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं करना है। चाइना के हैं जैंग होंग, अगर कंट्री पूछे तो चाइना, चाइना, और नाम पूछे तो जैंग होंग, ऐसे ही नाम होगा, मतलब ऐसा ही कुछ मार दीजिएगा और क्या। हु हैज़ डेवलप, अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। हु हैज़ डेवलप इंडिया इंडिजिनस टेम्परेचर डाटा लॉजर एम्बीटेक। सी, लॉजर बोलते हैं मतलब कोई चीज़ जो रिकॉर्ड करता हो, जैसे कंप्यूटर में अगर हम कोई डाटा डाल दिए, रिकॉर्ड कर दिए, सेव कर दिए, तो वो भी एक लॉजर हो गया। तो टेम्परेचर लॉजर। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे इंडिजिनस मतलब जो किसी भी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी विदेशी स्टेट के हेल्प के बिना बनाया गया हो। इंडिजियसली अपने मतलब पूरा इंडियन है, वैसे निर्माण किए हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। तो 2 चीज़ इसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एम्बीटेक नाम याद रखिए, और इंस्टीट्यूशन क्या है, आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर, रुड़की और कानपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको याद रखना ही है। तो एम्बीटेक जो कि क्या है, इंडिजिनस टेम्परेचर डाटा लॉगर है, और इसको बनाया कौन है, आईआईटी रोपर। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेमो ही लेक्चर है, ये डिटेल लेक्चर नहीं है, पार्ट 1 अगला में आएगा। CSIR has launched a new technology of which name to disinfect water। सी, disinfect water तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड तो हम हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं, नहीं, रिवर, वाटर, सी, सारा चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन में रहता है। तो नाम याद रखिए, एक इंस्टीट्यूट का नाम CSIR, और दूसरा कि स्वास्तिक, नाम क्या है, स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड है, हालांकि इकोनॉमिक्स का सारा कंपाइल कर देंगे एक में, लेकिन अब आ गया है सामने तो डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज़ एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एट विच परसेंट, तो 9.5%। सी, एस्टिमेट किया था, समझ रहे हैं। 3 तरह का मतलब हमारे पास डेटा वगैरह होता है, एक पास्ट डाटा, एक प्रेजेंट डेटा, और एक फ्यूचर डेटा। ठीक है ना। पास्ट डाटा जैसे कि हमको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से मिल जाता है, जो फिक्स होता है, मतलब 1 साल पीछे चलता है, बजट 1 साल आगे चलता है। ठीक है ना। आप बजट फ्यूचर का बनाते हैं, पास्ट का तो नहीं बनाते हैं ना। आपके पैकेट में 10,000 रुपया आया, तो आप खर्चा करने से पहले बजट बनाइएगा ना, कि रूम रेंट देना है, बिजली बिल देना है, ये देना है, वो देना है। लास्ट में फिर फिल्म देखने जाएंगे, ये करेंगे, गिफ्ट देंगे, ये वगैरह तो लास्ट में रहता है। तो उसी हिसाब से बजट हमेशा फ्यूचर का बनता है।
यहाँ पे एस्टिमेटेड है, ठीक है ना। हालांकि आरबीआई का डेटा साल में 4 बार चेंज हो जाता है, तो उसको तो हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम के एकदम करेंट जब डेट नज़दीक होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखिए 9.5। कुछ नंबर याद रहना चाहिए। आदमी बोलता है कि यार नंबर याद करना मुश्किल है, नंबर याद करना सबसे आसान है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है ना। ये मेमोरी का क्लास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैज़ बैन ट्विटर। सी ट्विटर को बैन करना कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन आगे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नाइजीरिया को याद रखिए, अफ्रीका का देश है, ठीक है नाइजीरिया। अफ्रीका में एक बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि सबसे ज़्यादा देश किस कंटिनेंट में है, तो उसका आंसर अफ्रीका ही होता है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो एशिया। थर्ड लार्जेस्ट तो यूरोप। ऐसे मतलब थर्ड लार्जेस्ट तक याद रखिए, या मिनिमम किस देश पे है, कंटिनेंट पे, तो वो भी याद रखिए साउथ अमेरिका। अब अंटार्कटिका का बात नहीं कीजिएगा, वो तो सिर्फ कंटिनेंट ही है, उसमें तो कोई वगैरह पॉपुलेशन तो ऐसे नहीं है ना, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा है, मतलब 54 देश है करीब। और हमारे एशिया में 48 देश है शायद, और यूरोप में भी 44 देश थे। यूरोप में एक एक बित्ता का देश है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई साहब। तो इंडस बेस्ट फूड पार्क वाज इनॉग्रेटेड बाय, इंडस बेस्ट फूड पार्क वाज इनॉग्रेटेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है मिनिस्टर, किसने इनॉग्रेट किया, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। इंडस इसको इसीलिए ले लिया ना कि आप गेस कीजिएगा तो गलत हो जाइएगा। मान लीजिए आपको पता नहीं है तो आप सोचिएगा इंडस मतलब उधर कहीं होगा, इंडस रिवर के आसपास, पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर लद्दाख में टिक मार के आ जाइएगा। आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से। जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही हुआ करता था, लेकिन अलग होने के बाद किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। कभी भी किसी भी स्टेट का नाम या एरिया चेंज कर सकता है, किस मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो उसके बाद नया छत्तीसगढ़ बना था सन 2000 में। 2000 में बिहार भी बना था, उसका क्वेश्चन भी आया था कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। इसी बार का क्वेश्चन है 67 का, जो कैंसिल हो गया। बार बार कैंसिल हो गया बोल रहे हैं ताकि आप लोग को कष्ट हो, आप और प्रिपरेशन करिए कि ये बार तक करिए लेना है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन, विच पार्क लोकेटेड इन द काराझार असम, ठीक है ना, हैज़ बीन डिक्लेयर एज द 6th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। याद रखिए, ऐसे भी आसाम हमेशा न्यूज़ में रहता है। अभी भी बाढ़ आया हुआ है आसाम में, 2-3 दिन पहले का बात है। और उसका काजीरंगा है, वहाँ विटामिन D3 वीट का बात हो रहा है, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसको याद रखिए। एक लाइन का है, रायमोना पार्क, ठीक है ना। याद नहीं रहे तो 2-3 बार बोलिए रायमोना रायमोना, याद हो जाएगा। और असम में एक माजुली है ना, मंजुलिका से मंजुली याद आ रहा है। माजुली है आइलैंड, जो कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड नहीं, ऐसा आइलैंड नहीं, वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। वैसे अगर बात करें तो ग्रीनलैंड से भी एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है, तो डेनमार्क का है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहे हैं, तो डोंट थिंक कि बाप रे बाप क्या बता दिए, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो माजुली आइलैंड है, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है। 13 क्वेश्चन पे आप मूव कीजिए, ध्यान यहाँ पे रखिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ अनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स बाई सिकीस। तो भैया थर्ड रैंक है हिमाचल प्रदेश का। इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। और बिहार का रैंक, तो बिहार का रैंक 22 है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, हालांकि हाँ 22 ही है, होना चाहिए। तो बीपीएससी में बिहार का रैंक फर्स्ट रैंक, और थर्ड रैंक न्यूज़ में था अभी हिमाचल प्रदेश, तो पेपर कटिंग में आया था, अभी का नहीं है ये सब, प्रीवियस ईयर का करेंट अफेयर्स बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर से इस ईयर तक हम लोग को आना है, ठीक है ना। बोले नहीं 12 पार्ट, तो 12वां पार्ट एकदम लेटेस्ट होगा, 11वां पार्ट उससे पीछे, और अभी तो शुरू करेंगे तो बहुत लगेगा कि आदि जमाना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहा है, ठीक है। इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप 3 टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर समझ रहा है ना, बाई व्हाट नेम हैज़ इसरो नेम देम। अच्छा,
ठीक है ना। तो प्राण, वायु और स्वास्थ्य, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए। 3 नाम है, याद रखिए, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। प्राण, वायु और स्वास्थ्य। विच स्टेट गवर्नमेंट, 15 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन। ये आप लोग ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि ये सब कैंपेन कहाँ आया होगा, दिल्ली गवर्नमेंट, नहीं, सिंपल सी बात है, इतना बिहार में वो सब नहीं आता है। खैर, बिहार में भी बहुत सारा स्कीम है, उसको लास्ट में कंपाइल करके डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये याद रखिए कि जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन जो कैंपेन है वो कहाँ हुआ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ है। समहाउ ये न्यूज़ में था, आ सकता है, तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन काहे डिस्कस हुआ। अब जैसे अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, प्रॉपर्टी है, याद करो भाई, इसमें क्या इफ एंड बट एंड वाई। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार पूछा था, मतलब कि कौन ड्रामा एजेंसी का चेयरमैन कौन है, तो भैया काहे पूछा, क्यों पूछा, ये इफ एंड बट में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पूछता है उसका तैयारी कीजिए, सिंपल लॉजिक इज़ दैट ओनली, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जा रहा है, बाकी सब वीडियो टोटली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड फैक्ट पे रहेगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, देख लीजिए। आगे का वीडियो आपको देखना है या नहीं देखना है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, टेस्ट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन विच आर डिस्कस्ड, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, इंग्लिश हमको आता भी नहीं है। विच एरिया ऑफ गुजरात हैज़ बीन अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं, टू बिकम इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन। तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सब जानता है यार, केवड़िया में है, गुजरात में है। केवड़िया फेमस हो गया इसी के कारण, नहीं, वो सब एरिया हालांकि डेवलप था, उसके अगल बगल में तो डेवलप ही था, और डेवलप हो गया, नहीं, इम्पोर्टेंट है, ऐसा कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। कुछ तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना भाई, खाली साइंटिफिक डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, हमको जानना चाहिए हमारे पूर्वजों के बारे में। डेट्स व्हाट कल्चर डेवलपमेंट इज, आर्ट एंड कल्चर इज ऑल अबाउट। खैर, कहीं और लाइन शुरू हो जाता है, इसीलिए। विच टू बैंक्स हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन बाय नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन था, तो सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये 2 बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सी, कुछ एक चीज़ बता देते हैं, प्राइवेटाइजेशन वर्ड आया, 3 चीज़ होता है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में ना, मान लीजिए आपका कोई BPCL या IOCL कोई कंपनी है, उसका आप 10% शेयर किसी कंपनी को दे दिए, या किसी बिगर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए, 10% सिर्फ, 15%, 22%, 25% परसेंट पे फोकस नहीं कीजिए, आप कुछ शेयर दिए हैं, वो शेयर कितना होना चाहिए, लेस देन 50%, ठीक है ना। खाना खा के वीडियो बनाने का यही डिमेरिट है। खैर, तो लेस देन 50% होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने PSU का डिसइन्वेस्टमेंट किया, सरकारी चीज़ बेच दिया, हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट राइट टर्म है। 97 में पहली बार कंसेप्ट आया था, उसका मिनिस्ट्री भी खुला था, सब इकोनॉमी का पार्ट है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि हम 51% से ज़्यादा बेचते हैं। अब मान लीजिए 10%, 20%, 30% खरीदने के लिए आपको 20,000 करोड़ खर्चा करना पड़ा था, तब भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20% ही तो आया है, 80% तो अभी भी सरकार के पास है। तो प्राइवेट कंपनी लेना नहीं चाहती है, प्राइवेट कंपनी बोलती है हमको 51% दो, ताकि डिसीजन में हमारा डोमिनेंस रहे, हमारा बोलबाला रहे। तो अगर 51% या उससे ज़्यादा बेच दिए तो उसको बोलेंगे भैया हमारा हो गया है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, कि सरकार बोलती है कि नहीं भैया, आपको तो हम बेचेंगे सिर्फ और सिर्फ 10% ही, लेकिन आप डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजमेंट आपके हाथ में हम दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट आपके हाथ में दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें 10-15% ही किया है, डिसइन्वेस्टमेंट टाइप ही है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट पूरा किसको दे देते हैं, वो हम दे देते हैं प्राइवेट कंपनी को, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
कोई भी प्रॉस्पर कब करता है, डेवलप कब करता है, जब उसका मैनेजमेंट अच्छा हो। तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में मैनेजमेंट दे दिए, प्रॉपर्टी अभी भी अपने हाथ में है, यानी डिसीजन ले सकता है प्राइवेट कंपनी बिना 51% से ज़्यादा लिए हुए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बारे में बहुत चीज़ है, तो जब इकोनॉमी का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ना, तो भैया उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन है आज, ज़्यादा नहीं है, 18वां पे आ गए हैं, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड विथ 3 इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। इसका नाम याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से नहीं है कि मतलब समझना है इसमें कुछ। ALH-MK-3, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला लग रहा है, नहीं खैर, नाम याद रखिए इसका, दैट्स इट, काफ़ी है। और 19 और 20 लास्ट का 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हु हैज़ बीन प्लेस एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ टाइम 50 मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन 2020, भैया 2020, तो रिया चक्रवर्ती अभी भी न्यूज़ में है 2-3 दिन पहले। तो भैया ये न्यूज़ में रहती हैं, सुशांत राजपूत से रिलेटेड है, तो बिहार में बीपीएससी में पूछ सकता है, कोई इफ एंड बट नहीं है। पूछ दिया तो नाम पता होना चाहिए, बाद में काहे रोइएगा कि हम इंदिरा गांधी मार के आ गए थे। रिया चक्रवर्ती आंसर है, वही मारिए। 20वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, कंग्रेचुलेसन टू यू कि आप यहाँ तक रुके। एंड कुछ नहीं, हु हैज़ रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट द 67, याद रखिए यही आपको देने जाना है, लेकिन वहाँ बीपीएससी है, यहाँ नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो वाटर बरियल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये नाम याद रखिए। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अलग क्वालिटी मतलब 800 करीब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, आपको रोज़ कम कम देना है, मतलब 30 मिनट का अगर वीडियो रहता है तो आपको बस 30 मिनट भी नहीं 15 मिनट देना है, 2x पे देख लिया कीजिए। ऐसे हम भी फास्ट ही बोल रहे हैं, आप भी और फास्ट कर दीजिए इसको, क्योंकि सुनना है ना, 2 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। और कुछ रिलेटेड फैक्ट भी बता रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। अब एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन मानुषी चिल्लर मानस और ये दीपिका पादुकोण में किसका लंबाई ज़्यादा है। तो अब ये सब क्वेश्चन का कोई ये तो नहीं है ना कि आदमी कैसे नाम याद रखे, पूछता है तो पूछता है। अब इलॉजिकल क्वेश्चन है, इससे क्या आदमी याद करके क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैंडिडेट किस चीज़ में अच्छा होना चाहिए। और हम लोग लंबाई कहाँ देखते हैं, हम लोग तो मतलब कलाकारी देखते हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब बीपीएससी में नहीं पूछा था, एसएससी में पूछा था एक बार, तो अब पूछा है तो बोलता नहीं, जो पूछा जाएगा उसको तैयारी भी करना पड़ेगा उसका। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सीरीज चालू रहेगा, ठीक है, थैंक यू।